गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़े थे विधायिका, ठीक है। और विधायिका की अभी तक 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। उसके सारे फंक्शन के बारे में पढ़ लिया और उनके जितने भी कार्य थे उन सब के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं और उसको किस प्रकार से पास करवाया जाता है, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास होगी विधायिका की पार्ट 3। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समितियों के बारे में, ठीक है, क्योंकि एक सवाल यहाँ से आ जाता है। और इस क्लास के खत्म होने के बाद जब हम चौथे पार्ट में आएंगे तब हम लोग जानेंगे संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जैसे संसद का नेता कौन होता है, विपक्ष का नेता कौन होता है, विहिप किसको कहते हैं, ये अभी एक 2-3 साल पहले पूछा गया है। विहिप का मतलब, संसद के सत्र क्या होते हैं, ठीक है, उनको उनका स्थगन कैसे होता है, उनको बुलाया कैसे जाता है, सत्रावसान कैसे किया जाता है, विघटन कैसे किया जाता है। और एक टर्म और है, लेम डक सत्र यानी कि पंगु सत्र, ये क्या होता है ना। संसदीय कार्यवाही के जो साधन हैं, जैसे प्रश्नकाल हुआ, शून्यकाल हुआ, ये सारी क्या बातें होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक और आता है प्रस्ताव के बारे में, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये जो आपका चौथा पार्ट है इसको हम आज के बाद वाली क्लास में, कल वाली क्लास में करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी विधायिका पार्ट 3, और इसमें हम लोग संसदीय समितियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, तो आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी संसदीय समितियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए फटाफट उसकी एक ब्रीफिंग आपको दे रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट वो यही हमारा है कि संसदीय समितियों के प्रकार कितने होते हैं। आप सबको पता है ना, अस्थाई और अस्थाई बारे में। तो अस्थाई के बारे में कौन कौन सी होती हैं, है ना, जैसे यहाँ पे देखो वित्तीय समितियाँ हैं और अन्य अस्थाई समितियाँ हैं। आप लोगों ने नाम भी पहले सुना होगा, है ना, लोक लेखा समिति के बारे में, प्राक्कलन समिति के बारे में, सार्वजनिक उद्यम समिति के बारे में। तो इन सभी समितियों को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ समितियां होती हैं जो तदर्थ होती हैं, या जिनको हम कह सकते हैं कि एडहॉक कमिटीज होती हैं, ठीक है। वो किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं, उनको जानेंगे। फिर हम लोग आएंगे कि उसको जो हमारी अस्थाई समितियां हैं उनको एक एक करके थोड़ा सा उनको डीप पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या क्या देखना है एक बार देख लेते हैं। लोक लेखा समिति जो पहली है, उसके बाद हमारी जो सेकंड है वो है प्राक्कलन समिति, तीसरी रहेगी सार्वजनिक उद्यम या फिर लोक उपक्रम समिति। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। इसके बाद एक और है कार्य मंत्रणा समिति। फिर नेक्स्ट आपका आता है विशेषाधिकार समिति, है ना। फिर आपका आएगा महिला सशक्तिकरण से संबंधित समिति, और उसके बाद आपका आएगा विभागीय अस्थायी समितियाँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे कुछ एक परामर्श दात्री जो समितियाँ होती हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, विशेष कार्यों के लिए बनाई जाती हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में मोदी साहब ने 2 समितियों के बारे में बनाया है, चूँकि ये मामला करंट का है तो हमने यहाँ पर भी उसको जो है आपके पीडीएफ में रख दिया है, ताकि अगर करंट से भी कोई सवाल आए तो छूटने ना पाए। साथ में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि संसदीय समितियों के गठन के लाभ क्या-क्या होते हैं, ठीक है? और इनकी सीमाएँ कहाँ तक हैं? और लास्ट में हम लोग आज की क्लास में देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की निधियाँ क्या-क्या होती हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ना कि भारत की संचित निधि, भारत की लोक लेखा और भारत की आकस्मिक निधि। तो हम लोग इन सब के बारे में आज क्लास में पढ़ेंगे, और तब जाके हमारा ये आज का जो पार्ट 3 है वो पूरा होगा, ठीक? चलिए, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि आज की जो क्लास प्रारंभ करते हैं, और वो होती है हमारी विधायिका पार्ट 3, जिसका नाम है संसदीय समितियाँ। चलिए चलिए, तो जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि इसका जो संदर्भ है वो मतलब कि समितियाँ कहाँ से रिलेट करती हैं, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई थी, कहाँ से आई हैं। अगर हम उसकी बात करें तो जो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है वो यही है कि भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थीं, जिन्हें कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और व्यापक तौर पर प्रतिष्ठित किया गया, ठीक है। मतलब इसकी जो ओरिजिन है, ये जो हमारी समितियां हैं वो कहाँ से रिलेट करते हैं, कहाँ से पैदा हुई थी, उसके बारे में आपसे कहा जा रहा है कि जब हमारे भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात हुई थी, 1919 वाली बात,
तब जाकर के जो है 1921 में उसी के आधार पर 1921 में संसदीय समितियों का की जो आधारशिला वो रखी गई थी, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब इसको हमने और व्यापक तौर पे इसको और विकसित किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि संसदीय समितियों के प्रकार क्या क्या हैं। कि अपनी प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, पहली अस्थायी समिति और दूसरी अस्थायी या फिर तदर्थ। तदर्थ का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, एडहॉक पे, है ना, ये चीज। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अस्थायी समितियों के बारे में कि अस्थायी समितियां होती क्या हैं और इसमें कितने प्रकार की समितियां होती हैं। ठीक है, चलिए, जो तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि स्थानीय जो अस्थायी समितियां हमारी हैं वो क्या होती हैं। इसमें देखो हमने लिखा है कि यह अस्थायी एवं नियमित समिति है जिसका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसार किया जाता है। और अस्थायी समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। मतलब क्या है, ये हमेशा चलने वाली समितियां हैं। इनको जो है खत्म नहीं किया जाता। अगर खत्म भी किया जाएगा तो इसका जो रूप बदला जाएगा या उसको दोबारा से लॉन्च भी किया जाएगा। ठीक है, और इसमें शामिल कौन-कौन सी हैं? जो पहला है वो है हमारी वित्तीय समितियाँ। अब वित्तीय समितियों के अंतर्गत 3 समितियाँ आती हैं। कौन-कौन सी भाई? पहला है लोक लेखा समिति, दूसरा है प्राक्कलन समिति और तीसरा हमारा है सार्वजनिक उद्यम या फिर लोक उपक्रम समिति। ठीक है? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है? चलो, सेकंड जो हमारी अस्थायी समितियाँ हैं इसके बारे में देखो। जो सबसे पहला है वो कह रहा है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति। दूसरी हमारी है कार्य मंत्रणा समिति और तीसरी है विशेषाधिकार समिति और चौथी हमारी है विभागीय समितियाँ। आपको एक बात यहीं पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो अस्थायी समितियाँ हैं, अगर आप इसको बहुत विस्तृत तौर पे देखेंगे तो तकरीबन 45 समितियाँ हैं। ठीक है? लेकिन जिनमें से 45 समितियों में से जो मैंने यहाँ पे 7 समितियों की चर्चा की है, लगभग ये 7 आपके इम्पोर्टेंट हैं। आपका जो ये दिख रहा है आपको विभागीय समितियाँ, सिर्फ यही आपकी जो 24 समितियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, सिर्फ एक के अंतर्गत। तो खैर हमें उसकी उतना डीप में नहीं जाना है, चूँकि वहाँ से सवाल नहीं बनाए जाते। जो आपके सवाल बनते हैं वहाँ से हमने जो 7 समितियाँ निकाल के लाया हूँ। ठीक है? तो इसको आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। अदरवाइज़ 45 आपकी यहाँ से और इसके अलावा जो आपकी तदर्थ वाली हैं वहाँ पे 15 हैं। ठीक है? तो तकरीबन आपकी 60 जो आपकी समितियाँ हैं। ठीक है? लेकिन उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अभी पिछले 30 सालों में सवाल बने हैं, पूछे गए हैं, वो समितियाँ यहाँ आपके सामने रखी हुई हैं। ठीक है? चलिए, तो ये तो बात हो गई आपकी अस्थायी समितियों की। अब हम बात कर लेते हैं अस्थायी समितियों के बारे में या तदर्थ या फिर एडहॉक, है ना? चलो, ये क्या होती है भाई? देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने अस्थायी के बारे में जाना कि वो अस्थायी समितियाँ हैं और वो हमेशा के लिए हैं, ठीक है? और उनमें हमेशा काम होता रहता है, ठीक? लेकिन कुछ ऐसी भी समितियाँ होती हैं जिनको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जिनको किसी विशेष कार्य के लिए और कभी-कभी बनाया जाता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, ठीक है? तो वही बात देखो यहाँ पे लिखी गई है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए तदर्थ समितियों का निर्माण किया जाता है और जब यह समिति अपना कार्य पूरा कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है? मतलब एक विशेष कार्य के लिए और एक निश्चित समय पीरियड के लिए ही यह जो है बनाई जाती है और यह भी 2 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी भाई? पहली जो है जाँच समिति, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे ना कि फला मामले में फला जाँच समिति बनाई गई है। तो वो जो समितियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं और तदर्थ होती हैं या फिर तदर्थ होती हैं, जो कि कुछ समय के लिए ही बनाई जाती हैं। और दूसरी कुछ ऐसी भी समितियाँ होती हैं जो सलाहकार समितियाँ हम उनको बोलते हैं, जो किसी मुद्दे पर अपनी सलाह देने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है? जैसे अभी मोदी साहब ने 2 समितियाँ बनाई हैं, जिसमें से एक जो है उन्होंने बेरोज़गारी को खत्म करने के लिए बनाई है और एक जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बनाई हैं। ठीक है? तो वो एक निश्चित समय के लिए होंगी और क्या होंगी? एक विशेष कार्य के लिए होंगी। ठीक? चलिए, अब इसकी बारे में क्या हम जान लेते हैं कि जाँच जो समितियाँ होती हैं, किसी तात्कालिक घटना की जाँच के लिए गठित की जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी विधेयक इत्यादि पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया कि हमारी जो जाँच समितियाँ हैं वो किसी घटना की जाँच के लिए बनाई जाएँगी और अगर किसी मुद्दे पे सलाह देनी होगी तो उसके लिए हम क्या बनाएँगे? एक
सलाहकारी समितियों को बनाएंगे। ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं, इसको हम बहुत थोड़ा सा डीप पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं जो हमारी अस्थाई समितियां हैं। चलो, प्रमुख अस्थाई जो समितियां हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो सबसे पहले हमने लिखा है वो है लोक लेखा समिति। इसके बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफिंग पहले ले लें कि ये इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। तो लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। कौन सी समिति है भाई? वित्तीय समिति है। ठीक है, इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। देख रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको हम लोग और एक नाम से और जानते हैं। क्या नाम उसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो उसी के दौरान इसका क्या हुआ था? विचार मन में आया था। लेकिन इस समिति को बनते बनते कौन सा साल आ गया था? 1921 आ गया था। तो 1921 में इसको बनाया गया था। दूसरी बात यह कि लोक लेखा समिति में वर्तमान समय में कुल 22 मेंबर हैं। वर्तमान की बात हो रही है, 22 मेंबर हैं। इसके सदस्यों में 15 लोकसभा के मेंबर हैं और 7 मेंबर आपके राज्यसभा से हैं। ठीक, और इस समिति का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। क्लियर है? अब देखते हैं बात पॉइंट नंबर 2 कि यह समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करके सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। सरकार ने जितने भी खर्चे किए, जितने भी काम किए पूरे साल भर में, उन सबका जो ब्यौरा है वो लोक लेखा समिति में रहता है। ठीक है, और यही समिति उसकी जिम्मेदार होती है कि सरकार के सारे खर्चों को आप बना करके दिखाइए। ठीक, अब चूंकि ये जो आपका है इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पॉइंट नंबर 3 इससे जुड़ा हुआ है। और पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। और ये जो समिति हमारी होगी ये किसकी रिपोर्ट पे काम करेगी? ये कैग की रिपोर्ट पे काम करेगी। आप समझ रहे हैं ना? तो कैग है ना, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वो रिपोर्ट करेगा किसको? लोक लेखा समिति को। और यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लोक लेखा समिति को रिपोर्ट कौन करता है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हमारा है कैग, वो किस समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो वो समिति कौन सी? लोक लेखा समिति है। ये पीसेस और आरओ में खूब आया है, मतलब लगभग कई बार आए हैं। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिए। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए IMP, है ना। चलो मुन्ना, बात करते हैं चौथी कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं होता। ये बड़ी अच्छी बात है कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होता, इस समिति में। और पांचवी बात ये कह रहे हैं कि इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाएगा उसका चुनाव कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं। किसकी? प्राक्कलन समिति की। ठीक, अभी आगे आएगा तब उसको देखेंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो हमारी लोक लेखा समिति, इस समिति के द्वारा विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों को उजागर किया गया। कौन सा? बोफोर्स तोप घोटाला, आपने नाम सुना होगा। कोयला घोटाला नाम सुना होगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह के जितने भी आपके वो घोटाले हैं वो इससे उजागर होंगे, है ना। चलिए भाई, अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला अपना, इसका नाम है प्राक्कलन समिति। ठीक, तो प्राक्कलन समिति में क्या चीज़ें हैं भाई, इसको फिर थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आइए देखते हैं फटाफट। चलिए, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि, चलिए, स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाई साहब की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। ठीक है, जॉन मथाई साहब, है ना, यह देखो, की सिफारिश पर 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। दूसरी बात यह है कि यह समिति भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित समिति है और इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदानों की जांच करना। देखो क्या कर रहा है, वार्षिक अनुदानों की जांच करना, मतलब जितने भी अनुदान दिए गए थे एक साल में उनकी जांच करना कि वो सही दिए गए थे कि गलत दिए गए थे। अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना इत्यादि शामिल हैं।
चलिए, अब जो तीसरी बात है उसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 30 होती है। कितनी होती है? 30। प्राक्कलन समिति के जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 30। और सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होते हैं एवं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब ये जो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष जो मेंबर बनाया जाएगा उसका चुनाव कौन करेगा? उसको कौन चुनेगा कि यही होंगे? वो होंगे उसका जो चुनाव करते हैं वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक। और चौथा पॉइंट इसमें लिखा है कि समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल का होता है। और पांचवा है कि इसे अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपकी जो है प्राक्कलन समिति से रही हैं। अब जो जो अगला आपका है समिति, उसका नाम है सार्वजनिक उद्यम या फिर लोक उपक्रम समिति। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो यही कह रहा है कि इस समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर किया गया था। कब हुआ था इसका गठन? 1964 में। किसके सुझाव पर? कृष्णा मेनन समिति के सुझाव पर। और सेकंड पॉइंट ये है कि इसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 22, जिसमें जो 15 मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो 7 मेंबर होते हैं वो राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं एवं इनके भी अध्यक्ष का जो चुनाव चयन होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि इसके प्रमुख कार्यों में विभिन्न रिपोर्टों की जांच करना शामिल है, जैसे लोक उपक्रमों यानी कि एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्टों तथा लेखों की जांच करना, मतलब क्या कहता है? ऑडिट करना है ना, तो वो चीज़ है। दूसरा है कि लोक उपक्रमों के संदर्भ में नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। और तीसरा ये कह रहा है कि सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना इत्यादि। तो ये सारे काम आपके जो किसके हैं? सार्वजनिक उद्यम समिति के। ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के। और नेक्स्ट आपका है अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए कल्याण संबंधी समिति। इसको भाई देख लेते हैं। इस समिति में 30 मेंबर होंगे, 30 मेंबर, जिसमें से 20 कहाँ से आएंगे? लोकसभा से, और राज्यसभा से 10 मेंबर को एकल क्रमणीय मत द्वारा शामिल किया जाता है। और समिति का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। ठीक। और इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में संबंधित आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति का मूल्यांकन करना, कार्यक्रमों के निष्पादन की जांच करना, संबंधित आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर सरकार की कार्यवाही की जांच करना। ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास कार्यों में जितनी भी अभी तक रिपोर्टें आई हैं उन सबका क्या करना? ऑडिट करना। और उसके बाद जो सरकार की जो कार्यवाही हुई है क्या वो सही है कि नहीं सही है, इसकी भी जांच करना इसी कमेटी का काम है। ठीक है। चलिए चलिए, अगली आपकी है कार्य मंत्रणा समिति। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें देखो 2 पॉइंट हैं। कह रहा है पहला पॉइंट कि यह समिति दोनों सदनों में अलग अलग होती है। जहां एक तरफ लोकसभा में 15 मेंबर्स के मिलने से इस समिति का निर्माण होता है, तो वहीं पर राज्यसभा में 11 मेंबर्स के सम्मिलित रूप से इस समिति का संचालन होता है। मतलब जो लोकसभा में जो ये समिति बनेगी कार्य मंत्रणा वाली, तो वहाँ पे 15 लोग कम से कम होंगे। और वही समिति अगर राज्यसभा में बनेगी कार्य मंत्रणा समिति, तो वहाँ पे 11 मेंबर होंगे। ठीक। सेकंड ये है कि इसका जो प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना है। ये 2 बातें इसके अंतर्गत आती हैं। अब यहीं पर हमने एक नोट पॉइंट लिख दिया, थोड़ा सा वो जान लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा समिति का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। ठीक है। और उसी प्रकार से राज्यसभा में इस समिति का जो पदेन होता है या सभापति होता है या अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। तो लोकसभा वाले साहब अपने में देख लेते हैं, उसके हेड होते हैं। और जो राज्यसभा के सभापति हैं वो अपने सदन की जितनी भी समितियां हैं उनके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये बात। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है विशेषाधिकार समिति। इसको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि लोकलेखा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की समिति में 10 मेंबर होते हैं।
और इस समिति का कार्य मुख्य कार्य किसी सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन के मामलों की जांच करना होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसका जो कार्य है वो अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो है महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इसमें 30 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। और दूसरा इसका है कि इसका जो प्रमुख कार्य है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा ये है कि विभागीय स्थायी समितियां। देखो, अब यहाँ पे इस बात के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि इसके अंतर्गत कुल कितनी समितियां हैं, 24। इस प्रकार की समितियों की कुल संख्या कितनी है, 24 है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमारे इंडिया संविधान में हैं और उन सब की जो है बहुत सारी क्या है, समितियां हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो विभागीय जो समितियां हैं वो टोटल कितनी है, 24 हैं। ठीक है। चलो, सेकंड आपका ये है कि प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से अधिकतम 21 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एवं अधिकतम 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। ठीक है। टोटल कितने हो गए, 31 मेंबर। 21 कहाँ से आएंगे, लोकसभा से, और 10 कहाँ से आएंगे, आपके राज्यसभा से उनका मनोनयन होगा। और इस समिति का प्रमुख कार्य क्या है, अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना एवं निर्धारित समय के भीतर उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट को सौंपना। तो ये इसके कुछ कार्य हैं। अभी तक हमने चर्चा की आपकी अस्थायी समितियों के बारे में। अब अस्थायी समितियों के अलावा कुछ परामर्शदाती भी समितियां होती हैं। थोड़ा सा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो है, मतलब जब जब लास्ट टाइम आए थे मोदी साहब अपने कार्यकाल में, तो उसमें जो है उन्होंने 2 समितियों को बनाया था। और वो जो है उनका जो टाइप था, प्रकार था, वो था परामर्शदात्री के रूप में। ठीक है। तो इस नाते जो चूंकि ये बातें करंट की हैं तो थोड़ा इसको भी हम लोग जानते चलें। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा कि परामर्शदात्री समितियाँ मतलब कि सलाहकारी समितियाँ। पहला ये कि यह तकनीकी तौर पर संसदीय समिति नहीं होती है। दूसरी यह कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से इनका संबंध होता है एवं मंत्री या राज्य मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। ठीक। पॉइंट नंबर अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में सुधार तथा बेरोजगारी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए 2 विशेष कैबिनेट समितियों का गठन किया है। और वो कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा इसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलो, यहाँ पे देखो लिखा 2 नई कैबिनेट समितियाँ। पहली का नाम क्या लिखा गया है, कैबिनेट, जो हमारी समिति पहली है उसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है। और इसमें जो है कितने मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स की ये क्या है, समिति है। और इसका काम क्या है, अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने के विकल्पों पर विचार करना। ठीक है। और कैबिनेट की यह विशेष समिति अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी विकल्पों पर भी अपना सुझाव देगी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से थोड़ा तेजी से आगे बढ़े। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जो निवेश है वो किस प्रकार से और ज़्यादा निवेश आए, इस पर जो है यह समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ठीक। दूसरी यह है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो दूसरी समिति बनी उसका नाम था कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है। बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के विकल्पों पर विचार करेगी यह समिति। और इसमें कुल कितने मेंबर होंगे, 10। ठीक है। ये 2 कमेटी जो है मोदी साहब ने लास्ट टाइम में अपने कार्यकाल में बनाई थी। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि 6 समितियों का पुनर्गठन भी किया गया है। उसका भी नाम जान लेते हैं कि प्रमुख 6 समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इनमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति, आवास, आर्थिक मामलों, संसदीय मामलों, राजनीतिक मामलों, सुरक्षा, निवेश और विकास तथा रोजगार और कौशल विकास समितियां शामिल हैं। इन सबका क्या किया गया है, पुनर्गठन किया गया है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी समितियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट जितने भी महत्वपूर्ण थी, जो परीक्षा के आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी, उसको हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि संसदीय जो समितियां हमारी हैं उनके गठन के लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है। चलो, तो जो सबसे पहली बात यह है कि प्रशासनिक दक्षता लोकतंत्र की मजबूती हेतु अपेक्षित है। बिल्कुल सही बात है। और लोकसभा में विशेषज्ञता का अभाव तथा राज्यसभा में कार्यभार की अधिकता होती है, ये भी बात आप लोग जानते हैं। ऐसे में संसदीय समितियों के गठन से समय की बचत होती है तथा लोक महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा हेतु पर्याप्त समय भी मिल जाता है। ठीक है। भाई ये बताओ, संसद कितने काम करेगी?
है ना? तो संसद जब ज़्यादा काम नहीं कर पाती तो उसके लिए क्या बनाई जाती हैं, संसदीय समितियाँ बनाई जाती हैं कुछ विशेष कामों के लिए, है ना? तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। दूसरी बात यह है कि इसके अतिरिक्त विभिन्न समितियों की कार्यविधि सदनों की अपेक्षाकृत कम औपचारिक एवं लचीली होने से विपक्ष की रचनात्मक महत्वपूर्ण बातों पर अमल करना इसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है? और तीसरी बात ये है कि साथ ही ये जो समितियां हैं, ये भावी मंत्रियों और पीठासीन अधिकारियों हेतु बहुमूल्य प्रशिक्षण का साधन भी होती हैं, जो प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रशासन की कार्यविधि से भी अवगत कराती हैं। और चौथी बात यह है कि समितियां संसद और लोगों के मध्य एक कड़ी की तरह काम करती हैं। पांचवा फायदा ये है कि विभिन्न प्रकार की समितियां विस्तृत जांच करके सदन के सदस्यों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करती हैं। ये तो कुछ हो गई इनके गठन करने के फायदे। ठीक है? अब इनका जो गठन होता है उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, थोड़ा सा हम उसकी भी चर्चा कर लें। सीमाएं क्या क्या है भाई? कि समितियां सदन द्वारा निर्वाचित होती हैं, जो समितियां बनती हैं वो कहाँ से होती है निर्वाचित? सदन द्वारा। और मंत्रीगण को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण के लिए समिति के समक्ष उपस्थित ही किया जा सकता है। ठीक? इनकी ये सीमा, मतलब ये काम समितियां नहीं कर सकती। ठीक? मतलब जो समिति में मंत्रीगण का कोई भी मेंबर जो होगा वो शामिल नहीं होगा और किसी साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण के लिए समिति के समक्ष इनको उपस्थित भी नहीं करवाया जा सकता। किसको? मंत्रियों को। दूसरी बात यह है कि समिति का संबंध किए जा चुके कार्यों की जांच करना होता, ना कि किए जाने वाले कार्यों की जांच करना। मतलब जो कार्य पूरे हो चुके हैं उनकी जांच करना, ये किसका काम है? समितियों का। ऐसा नहीं होगा कि सर ये प्लान हो रहा, अब इसकी जाके जांच करो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तीसरी बात यह है कि समितियां संसद द्वारा अनुमोदित किसी नीति की जांच नहीं कर सकती, क्योंकि नीति निर्माण पर संसद का अधिकार है। जो नीतियां बनाई जा रही हैं, ठीक है, उन पे नहीं, ठीक है, उनकी जांच करने का अधिकार इन समितियों को नहीं दिया गया है। क्योंकि जो आपकी बनाई जाती हैं वो काम किसका है? संसद का। तो अपना संसद वहाँ पे देखो, नहीं होता कि लोकसभा में पेश हुआ, फिर आपका आगे बढ़ा राज्यसभा में गया, फिर आपका ऊपर ऊपर बढ़ा राष्ट्रपति से आपकी साइन हुई। तो ये उसका एक उनकी एक लंबी प्रक्रिया है। तो उसकी जांच के लिए ये लोग क्या कहते हैं, अथराइज नहीं है। ठीक है? हाँ, ये जो खर्चे आपके हुए या जो काम हुए उनकी जांच करने के लिए ये सारी समितियां बनाई जाती हैं। चौथे पॉइंट ये है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समितियों की सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, ना कि बाध्यकारी और ना ही निर्देशात्मक। समितियां सिर्फ और सिर्फ जांच कर सकती हैं, आपसे सिफारिश कर सकती हैं, लेकिन उनका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है? या उनका जो निर्णय वो निर्देशात्मक भी नहीं होता है। ठीक है? तो ये तो बातें हो गई आज हमारी समितियों के बारे में। अब इसी क्लास में आज एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, विभिन्न प्रकार की निधियों के बारे में। आपने बहुत सारी निधियों के बारे में सुना भी होगा, तो उन निधियों के बारे में हम लोग फटाफट चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार के राजस्व तथा खर्चा आदि के लिए संविधान में 3 प्रकार की निधियों की चर्चा की गई है। चलिए, तो फटाफट उनका हम नाम जान लेते हैं। जो पहली हमारी निधि है उसका नाम है भारत की संचित निधि। ठीक है? भारत की संचित निधि। और जो सेकंड हमारी है वो है भारत का लोकलेखा और तीसरी हमारी है भारत की आकस्मिक निधि। चलो भाई, तो पहला हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। जो पहला हमारा है कि भारत की संचित निधि, इसका क्या मतलब है, इसका संविधान में उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 एक के में किया गया है। पहला पॉइंट। सेकंड ये है कि भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, चाहे वो कर से प्राप्त हुआ राजस्व, ऋण उधार से प्राप्त होने वाला राजस्व, इसी में जमा होता है। ठीक है? तीसरा यह है कि संसद के द्वारा विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने पर ही इस निधि से धनराशि निकाली जा सकती है। और चौथा पॉइंट यह है कि संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं। और ये बात अभी हमने आपको कल भी बताई थी कि जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ठीक है? चलिए, बात कर लेते हैं भारत की लोकलेखा समिति, दूसरे प्रकार की निधि की। तो इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 266(2) में
किया गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि संचित निधि में जमा होने वाली राशियों के अलावा सभी सार्वजनिक राशियाँ इसी में जमा होती हैं। देखो, संचित निधि के अलावा जितने भी सार्वजनिक राशियाँ होती हैं वो कहाँ जमा होती हैं? भारत की लोक लेखा समिति में निधि में जमा होंगी। और जो जो तीसरा है वह सामान्यतः इसका संबंध जो है बैंक जमा राशियों, बचतों, भविष्य निधि जमा राशियों से होता है। आपके जो पैसे बैंक में जमा होते हैं मतलब वो कहाँ जमा हो रहे हैं? वो भारत का लोक लेखा में जमा हो रहे हैं। ठीक है? और चौथा पॉइंट ये है कि इससे धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर सरकार को लोक लेखा समिति से कुछ पैसा निकालना होगा तो इसके लिए जो है वो संसद की मंजूरी नहीं लेगी। ठीक है? और लास्ट ये है कि भारत की आकस्मिक निधि, इसके बारे में आपसे ये कहा जा रहा है कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। और ये किसी आकस्मिक खर्चे के लिए यह निधि बनाई गई है। और तीसरा ये है कि राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आकस्मिक निधि का जो संचालन है वो कौन करता है? तो वो करता है भारत सरकार का वित्त सचिव। तो इस प्रकार से हमारी जो आज की क्लास थी वह पूरी होती है। ठीक है? अब हमको जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ इस क्लास की पीवाईक्यू करने हैं, तो उसको हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।